प्रिय साथियों, विभिन्न इंस्टीट्यूट से आए हुए ट्रेनिंग वाले साथियों, वोकेशनल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पीडीपीटी, पीजीपीटी, इन लोगों के आग्रह से मैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का कुछ रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन को आपको ब्रीफ नट एंड सेल में संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि कानून की भाषा बड़ा जटिल होती है और इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट रेगुलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 112 डिपिलिंग ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। साथियों, कोल माइनिंग में, इंडियन कोल माइनिंग में 95% बोर्ड एंड पिलर मेथड से वर्किंग होता है। ये नॉर्मल वर्किंग है, लेकिन जब बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट के बाद पिलर का एक्सट्रैक्शन करना है तो ये स्पेशल मेथड में आता है। उसके लिए स्पेशल रेगुलेशन है, डिपिलिंग ऑपरेशन के लिए स्पेशल रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन 112 रेगुलेशन समझने के पहले मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। रेगुलेशन में बार बार ऑनर, एजेंट, मैनेजर, ये ऑनर, एजेंट, मैनेजर तीनों मिलकर के मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट का रोल बहुत है। दूसरा चीज है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, RIM का एब्रिविएशन लिखा हुआ है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तीसरा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कभी कभी आएगा। तो ये जहां भी मैनेजमेंट है वहां पर ऑनर, एजेंट और मैनेजर को समझना होगा। रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को क्लियर समझ लीजिएगा। अब रेगुलेशन 112 का पहला पॉइंट जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 पॉइंट को संक्षिप्त रूप से, टेक्निकल रूप से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। तो ये समरी ऑफ रेगुलेशन 112, समरी ऑफ रेगुलेशन 112, इसमें पूरे 9 पॉइंट्स को मुख्य 7 पॉइंट्स में बांटे गए। पहला पॉइंट मैनेजमेंट का जो दायित्व है सो, दूसरा पॉइंट डिपिलिंग के लिए मैनेजमेंट का दायित्व, डिपिलिंग स्टार्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है एप्लीकेशन, डिपिलिंग स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन, डिपिलिंग स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन, डिपिलिंग स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन दूसरा पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट को शो करता है। तीसरा पॉइंट सेफ्टी, स्टार्टा से जब भी आप डिपिलिंग स्टार्ट करते हैं तो पिलर का चिराई करेंगे या वाइडनिंग करेंगे, स्लाइस लेंगे, तो उस स्थिति में स्टार्टा का प्रॉब्लम आएगा। तो स्टार्टा के बारे में जो रेगुलेशन पॉइंट्स है वो हेडिंग है सेफ्टी स्टार्टा 3 नंबर्स, 3 को इंडिकेट करता है। चौथा जो पॉइंट है वो वर्किंग डायमेंशन, डिपिलिंग का जितना भी डायमेंशन है वो चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट, वर्किंग डायमेंशन, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट वर्किंग डायमेंशन के बारे में बताएंगे। पांचवा विशेषाधिकार जो है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का, वो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस का विशेषाधिकार के बारे में 7वां पॉइंट को 5वां पॉइंट में दिखाया गया है। इसके बाद 8वां पॉइंट केविंग के बारे में बताता है। जब डिपिलिंग करेंगे उससे कोयला निकालेंगे और वॉइड को केव होने देंगे तो केविंग कहलाया। 7वां पॉइंट स्टोइंग। सर्वप्रथम डिपिलिंग मैनेजमेंट, नो डिपिलिंग शैल बी डन विदाउट परमिशन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर। नो डिपिलिंग शैल बी डन विदाउट
परमिशन ऑफ मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। मैनेजमेंट रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेगा तभी डिपिलिंग करेगा। यहां पर प्रश्न उठता है, अब मैं इसको मिटा करके और बताता हूं, चर्चा करूंगा। यहां पर प्रश्न उठता है डिपिलरिंग। डिपिलरिंग यहां डिपिलरिंग जो है, डिपिलरिंग में हाइटेनिंग भी आता है। हाइटेनिंग भी करेंगे, वाइडेनिंग भी करेंगे, स्प्लिटिंग, ये तीनों ऑपरेशन मिला करके डिपिलिंग हुआ। तो रेगुलेशन में ब्रीफ में लिखा हुआ है नो डिपिलिंग शैल बी डन विदाउट परमिशन, लेकिन रेगुलेशन में ये डिपिलिंग की जगह लिखा हुआ है नो हाइटेनिंग, नो वाइडेनिंग, नो स्प्लिटिंग, ये तीनों चीज लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर विदाउट रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन के डिपिलिंग नहीं चलाएंगे। नो डिपिलिंग शैल बी डन विदाउट परमिशन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर। दूसरा, परमिशन की बात आ रही है तो आप दूसरा पॉइंट जो है सो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो करेंगे तो उस एप्लीकेशन में चीफ इंस्पेक्टर को हम एप्लीकेशन करते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को भी कॉपी वगैरह देते हैं। उस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा इसका चर्चा इन पॉइंट पर है। तो टू कॉपी अप टू डेट प्लान, जिस क्षेत्र का डिपिलिंग करना है उस क्षेत्र का प्लान, 2 कॉपी अप टू डेट प्लान उस क्षेत्र का देना होगा। निश्चय ही जब हम डिपिलिंग कर रहे हैं, बोर्ड एंड पिलर से डेवलप किए हैं, तो पिलर वगैरह का डायमेंशन सब दिखाना पड़ेगा। एक्सटेंट, फैलाव कहां तक है, एक्सटेंट ऑफ वर्किंग, यहां हुआ एक्सटेंट ऑफ वर्किंग, जो हम डेवलपमेंट किए हैं तो उसका वर्किंग का कहां तक फैलाव। ये मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन आया। तीसरा है थिकनेस, जहां पर हम वर्किंग डिपिलिंग जिस सीम का करने वाले हैं उसकी थिकनेस क्या है वो भी मेंशन रहेगा। डेप्थ, जहां पर कर रहे हैं तो मिनिमम डेप्थ कहां है, मैक्सिमम डेप्थ कहां है, डीप साइड में जाते से डेप्थ, तो डेप्थ देना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूफ, नेचर ऑफ रूफ में रूफ किस तरह का है। नेचर ऑफ रूफ, रूफ हो सकता है सेल का, सैंडस्टोन का, हार्ड स्टोन। तो ये स्टोन का, उसका स्ट्राटा का नेचर, इसके साथ साथ स्ट्राटा में नेचर में आएगा वेट सीम है, ड्राई सीम है, सीपेज पानी होता है कि नहीं, ये सब नेचर ऑफ रूफ में आएगा। डायरेक्शन, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डीप, जिस सीम का हम डिपिलिंग करेंगे उसका रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डीप, डीप किस डायरेक्शन में है, ग्रेडियंट क्या है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है, ये दिखाएगा। ये दूसरा एप्लीकेशन वाला पोर्शन क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो वर्क सेफ्टी ऑफ स्ट्राटा के बारे में। जहां पर हम डिपिलिंग कर रहे हैं तो हम पिलर को निकालेंगे, वॉइड होगा तो स्ट्राटा का प्रॉब्लम होगा, तो उस स्ट्राटा का प्रॉब्लम के चलते ऊपर से रूफ गिरेगा तो ये कॉलेप्स हो। टू प्रिवेंट कॉलेप्स हम इस तरह से निकालेंगे कि गिरे नहीं, हम इस तरह से निकालेंगे कि सबसाइड नहीं हो, नो सबसिडेंस। हम इस तरह से निकालें कि पिलर के ऊपर गोफ नहीं हो, गोफ ओवर पिलर। इफ ऑकर, यदि ये तीनों घटना हो जाता है तो नो एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है। इस तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए। हम इस तरह से डिपिलिंग करेंगे कि ये स्ट्राटा, रूफ साइड कोलैप्स नहीं हो,
सबसाइड नहीं हो, पिलर के ऊपर गोफ का लोड नहीं आ जाए, पिलर पर गोफ नहीं हो जाए, गोफ का मतलब चाल गिर जाना। यदि ये तीनों है तो एक्सट्रैक्शन बंद कर देंगे। चौथा पॉइंट वर्किंग अकॉर्डिंग CMR 111 रेगुलेशन के अनुसार जो डायमेंशन दिया हुआ है उसी के अनुसार हम करेंगे। डायमेंशन क्या है? कोई भी सीम में जो डेवलपमेंट वर्किंग है या डिपिलिंग वर्किंग है, जो भी हो, हाइट उसका 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, विड्थ नॉट मोर देन 4.8 मीटर। और पिलर साइज एज पर चार्ट, डेप्थ के अनुसार और पिलर साइज का चार्ट रेगुलेशन 111 में बताया गया है, उसके अनुसार ही हम रखेंगे। और उसके बाद जो वर्किंग करते हैं पिलर में, वो डिपिलिंग कहलाएगा। तो हमारा डायमेंशन का पहला वर्किंग डायमेंशन का चौथा पॉइंट जो है वो हमारा हाइट 3 मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, विड्थ 4.8 मीटर से चौड़ा नहीं होना चाहिए, पिलर एज पर चार्ट के अनुसार। पांचवा पॉइंट है डिपिलिंग जब हम करने स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग ऑन पिलर हो गया, डिपिलिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका तरीका है। डिपिलिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा पिलर बना हुआ है, पैनल बनाते हैं। पैनल मान लीजिए ये पैनल है और इसमें पिलर बनता है, पिलर बना हुआ है, गैलरी बना हुआ है, पिलर बना हुआ है, गैलरी बना हुआ है। ये मान लीजिए पिलर है, ये गैलरी है। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये डायगोनली एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो 1 2 2 माने ये पहला, दूसरा इसमें, तीसरा ये, डायगोनली हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सीक्वेंस, डिपिलिंग के लिए जो सीक्वेंस है, बोलता है कहीं भी नॉर्मल पोजीशन के लिए कहीं भी कोई पिलर हम स्टार्ट किए, डिपिलिंग कर रहे हैं, चिराई कर रहे हैं, तो इस पिलर से 2 पिलर से ऊपर हम चिराई नहीं करेंगे। इसका लिमिटेशन है 2 पिलर अहेड एक्सट्रैक्शन ऑफ द पिलर। जो करते हैं तो 2 पिलर तक ही करेंगे, 2 पिलर से ऊपर नहीं करेंगे। अब दूसरी चीजें हैं कि जब शुरू में हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ये पहला हम स्टार्ट करेंगे तो 4 पिलर में करेंगे, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर। शुरू में स्टार्ट करते समय 4 पिलर तक हम कर सकते हैं चिराई। लेकिन नॉर्मल पोजीशन में जिस पिलर को हम चीर रहे हैं उससे 2 पिलर ऊपर, 2 पिलर अगल बगल हम कर सकते हैं। ये हुआ डायमेंशन, वर्किंग का मैनर। छठा पॉइंट, स्प्लिट गैलरी जो है, जो हम चिराई करते हैं, वो चिराई का विड्थ गैलरी के विड्थ से ज्यादा नहीं हो। अब मान लीजिए ये गैलरी विड्थ है, ये 4.8 मीटर है। तो अब इस पिलर को जो हम चिराई करते हैं, ऐसे ये चिराई करेंगे तो इसकी भी डायमेंशन जो होनी चाहिए, ये डायमेंशन भी होना चाहिए 4.8 मीटर। यानी गैलरी का जो साइज है, 4.8 मीटर, वही हम रखेंगे। यही चीज यहां हो, स्प्लिट विड्थ नॉट मोर देन गैलरी साइज। 7वां पॉइंट है रीजनल इंस्पेक्टर में रिलैक्स। कोल माइंस रेगुलेशन, माइनिंग एक्सपर्टीज जो इंस्पेक्टर हैं उनके देखरेख में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उनका है, तो वो स्पेशल पावर रखे हैं कि इसमें कोई छूट दे सकते हैं जब वो चाहे तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है और हर रेगुलेशन में ऐसा इन लोगों का विशेषाधिकार है।
अब 8वां पॉइंट जो है, जब हम पिलर निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये पिलर है, इस पिलर को इसको बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए ये पिलर है, क्लियर है? ये सॉलिड पिलर है। अब ये देखिए गैलरी साइज जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 4.8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 4.8 मीटर है। इसका मान लीजिए ये इसका डी पीस इधर है, तो हम लेबल स्प्लिटिंग करते हैं। तो लेबल स्प्लिटिंग करते हैं तो पहले हम चिराई यहां से स्टार्ट करेंगे, बीच में ऐसे करके हम लोग चिराई करते हैं। ये फेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसकी चौड़ाई भी होना चाहिए 4.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये 4.8 मीटर जो गैलरी है वही चौड़ाई ये भी होना चाहिए, यानी 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। तो इससे चिराई करके इधर हम लाए, ये चीर दिया, 2 भाग में बट गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। जो हम बोले स्प्लिट विड्थ नॉट मोर देन द गैलरी साइज, गैलरी साइज के बराबर होगा या गैलरी साइज से कम होगा। क्लियर? अब जो है हम एक्सट्रैक्शन किए, इसके बाद हम डेप्थ के अनुसार रिब का साइज छोड़ते हैं। ये रिब है, रिब साइज छोड़ते हैं। तो रिब हम छोड़ते हैं यहां पर, छोड़ करके एक स्प्लिट करते हैं, स्लाइस करते हैं, इसको स्लाइस बोलते हैं। ये हुआ स्प्लिट और ये हुआ स्लाइस। स्लाइस करते हैं, ब्रेड का जैसे स्लाइस है उसी तरह से इसको हम यहां से निकाल लेते हैं। ये हुआ रिब। तो रिब हम डेप्थ के अनुसार छोड़ते हैं, 1.8 मीटर, कभी 2 मीटर, जैसा सिचुएशन हुआ डेप्थ के अनुसार वो हम इसको परमिशन में ले लेते हैं। और जो कंडीशन रहता है मैनेजमेंट से, जो परमिशन लेते हैं उस कंडीशन के अनुसार ही हम चलाते हैं। तो ये स्लाइस हुआ। स्लाइस के बाद अगेन फिर रिब छोड़ते हैं उतना ही साइज का, 2 मीटर है तो 2 मीटर, और इसके बाद फिर स्प्लिट का जो गैलरी है फिर स्प्लिट चलाते हैं, सेकेंड स्प्लिट। इस तरह से करके फर्स्ट हाफ हम खा जाते हैं, फिर स्लाइस, फिर रिब के बाद फिर स्लाइस। इस तरह से हम इसको लोअर पोर्शन खाए, फिर अगेन फिर रिब छोड़ करके फिर स्लाइस करके अपर पोर्शन खाते हैं। तो इस दरमियान जब हम स्प्लिटिंग करके डिपिलिंग करेंगे तो हमारा वॉइड होगा, और इस वॉइड को हम जब गिरने देते हैं, ये निश्चित है कि जब कोयला हम निकाल देंगे वॉइड अधिक हो जाएगा, तो ऊपर से जो लोड आएगा, एबूटमेंट प्रेशर आएगा, उस प्रेशर के चलते चाल गिर के पहले जो कंपैक्ट चाल था वो लूज हो जाएगा, बल्किंग फैक्टर हो जाएगा, बल्किंग फैक्टर लगेगा उसमें और वो बढ़ जाएगा और पूरे कैविटी को भर देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग केविंग मेथड कहते हैं, जो जिसका चर्चा किया गया। ये केविंग का पॉइंट है 8। एक्सट्रैक्ट ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एज प्रैक्टिकेबल एज टू केव टू लिव मिनिमम अनकोलैप्सेड एरिया। जब हम निकालेंगे, जैसे ये निकल गया तो ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, तो ये गोफ हो गया, ये दिस इज द गोफ। तो ये गोफ जो है ऐसा हम निकालते हैं कि ये नेक्स्ट पिलर पर, इस पिलर पर दबाव नहीं डाले। केव टू लीव मिनिमम अनकोलैप्सेड एरिया, ऐसा कम से कम रखते हैं कि वो बर्दाश्त करे, और जब ज्यादा रखेंगे तो वो गिरेगा। तो टू अवॉइड एयर ब्लास्ट, जब काफी एक्सपोज एरिया जब गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो उसमें जो हवा है, धूल है, डस्ट है, एक ग्रेट प्रेशर के द्वारा आएगा, तो एयर ब्लास्ट को अवॉइड करते हैं। ऐसा हम मिनिमम रखते हैं एक्सपोज एरिया, जिसके चलते वेट ऑफ ऑन पिलर
पिलर पर वजन नहीं पड़े, इस पिलर पर वजन, यहां हम गोफ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि इस पे गोफ हो जाए। डाउन गोफ एट रेगुलर इंटरवल, यदि बहुत ज्यादा गोफ हो गया है तो उसको ब्लास्टिंग, इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग द्वारा रेगुलर इंटरवल पर सुटेबल मेथड द्वारा हम उसको गिराते हैं। ये रेगुलेशन में लिखा हुआ कि डाउन गोफ एट रेगुलर इंटरवल बाय सुटेबल मींस। 9वां पॉइंट है, तो ये हुआ केविंग का। अब इस केविंग में एक चीज और आपको कंसर्न से बता देते हैं। केविंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अब मान लीजिए ये रूफ है, ये रूफ और ये हुआ फ्लोर। अब ये रूफ और फ्लोर है तो यहां पर गिरेगा, तो ये ऐसे मान लीजिए गिरा, तो ऐसा एरिया गिरे कि इस हाइट को, ये जो हाइट है और एक हाइट गिरने वाला हाइट हुआ ये एच, तो एच, कैपिटल एच वाला हाइट जो है ये गिर करके यहां से लेकर के यहां तक, इस एच को भी, स्मॉल एच वाले हाइट को भी भर दे और ऊपर वाला को भी भर दे, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, इन सीटू पोर्शन में। इन सीटू रूफ जो है वो गिरेगा तो बल्किंग फैक्टर से फैल जाएगा और फैल करके ये पूरा भर दे, तो ये लूज पोर्शन भर जाएगा। ये लूज पोर्शन यहां से यहां तक भर गया, ये लूज पोर्शन यहां से यहां तक भर गया। नतीजा है कि केविंग मेथड का प्रिंसिपल ये है कि फ्लोर और ये रूफ हुआ, ये रूफ से ऊपर यदि गिरा पोर्शन तो ये ऊपर वाला को भर देगा। तो लोड क्या है, यहां पर लोड संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ये वॉइड जो है सो फिल हो जाएगा। बल्किंग फैक्टर से गिरा हुआ इंस्टीट्यू जो स्ट्रैटा है उसका वॉइड को भर देगा। ये केविंग का प्रोसेस है। तो ये केविंग का सब रेगुलेशन 8 में चर्चा किया गया है, कैसे केविंग करेंगे। इसको मिटा देते हैं। डिपिलिंग का दूसरा मेथड जो है स्टोइंग है। कुछ कुछ स्ट्राटा ऊपर का, जब पिलर डिपिलिंग करते हैं, पिलर निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो ऊपर का जो स्ट्राटा है, वो स्ट्राटा गिरेगा नहीं, कंपैक्ट है, तो अनकेबेबल स्ट्राटा कहते हैं उसको। उस स्थिति में हम वहां पर केविंग सक्सेस नहीं होगा, वहां पर डिपिलिंग हम केविंग मेथड से नहीं कर सकते हैं, वहां पर स्टोइंग होगा, बालू भरना पड़ेगा। और कुछ ऐसे केविंग वाले जो केबेबल स्ट्राटा है वहां पर भी हम केविंग नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर में मार्केट या कोई सरफेस, इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर है जिसको हमारा ऑब्लिगेटरी और रेगुलेशन में है, जिसको हम नहीं निकाल सकते। रेलवे है, ओवरब्रिज है, बस्ती है, तो इस स्थिति में हम उसको बेटर सैंड स्टोइंग से करते हैं। तो नौवां पॉइंट जो है, नौवां पॉइंट वॉइड जो है वो स्टोइंग से भरते हैं। सैंड स्टोइंग सैंड से भी कर सकते हैं। अभी तो फ्लाई एश, ग्रेनुलर फ्लाई एश से भी भरने का परमिशन ले लेते हैं। तो ये स्टोइंग बालू हम भरते हैं। स्टोइंग का जब परमिशन इसमें लेंगे, ये जो डिपिलिंग का परमिशन लेंगे, तो स्टोइंग में कैसे कैसे हम भरेंगे, फर्स्ट स्लाइस भरेंगे, फिर सेकंड स्लाइस भरेंगे, जब फर्स्ट स्लाइस भर जाए तब सेकंड स्लाइस से स्टार्ट करेंगे, ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन रेगुलेशन सिर्फ ये बोलता है कि वॉइड को हम स्टोइंग करना है। अब स्टोइंग कर रहे हैं, कितना कोयला निकालना है, कोयला निकलेगा, जो खाली है उसमें बालू भरिएगा। तो कितना बालू भरिएगा, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। डीजीएमएस इसका रिकॉर्ड मांगता है। रिकॉर्ड जो है आपको प्रत्येक महीना का 10th डे ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीना के 10वां दिन के अंदर पिछले वाला महीना का स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन, कितना किए थे प्रोडक्शन और कितना सैंड स्टोइंग किए थे, ये आपको रिपोर्ट डीजीएमएस को भेजना होगा, चीफ इंस्पेक्टर को भेजना होगा। तो ये रेगुलेशन, डिपिलिंग ऑपरेशन रेगुलेशन 112 आज मैं आप लोगों से शेयर किया और आशा करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
फिर नेक्स्ट क्लास दूसरा रेगुलेशन करूँगा। धन्यवाद।